नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनटीवी इंडिया के साथ हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ की जो मार है वो लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर भारत के मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का जो मार झेल रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये मॉनसून का समय है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि हमारी जो व्यवस्था है वो बारिश के आगे किस तरीके से घुटने टेक चुकी है। ताज़ा खबर चमोली जिले से है, जहां पाताल गंगा इलाके में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। मतलब ये समझ लिए कि पूरा का पूरा पहाड़ी दरक कर नीचे आ गया। ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की सुरंग के ऊपर हुआ है। चमोली, उत्तराखंड, जोशीमठ, इन सब इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की मार देखी जा रही है। मेरे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, ये जो इतना बड़ा समझ लीजिए कि आप पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही आकर इस लैंडस्लाइड में गिरा है, क्या इस वक्त हालात हैं वहां पर और यात्रा पे किस तरीके का असर पड़ा है इसका? बिल्कुल, ये चमोली के पाताल गंगा इलाके में ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और काफी बड़ा लैंडस्लाइड है। तस्वीरें भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा पहाड़ दरकते हुए नीचे आया और जहां पर ये गिरा है उसके नीचे एक टनल है जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में है। वो टनल इसलिए बनाई गई थी कि ताकि इस तरह का जो लैंडस्लाइड, क्योंकि ये बहुत सालों से हो रहा है, तो उस जगह पे सेफ्टी रहे और लोग निकल जाए। लेकिन अब ऐसे में इतना बड़ा लैंडस्लाइड अचानक से हुआ है। अब इसकी जांच की जा रही है और टनल को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से इस लैंडस्लाइड का हिस्सा गिरा है, बहुत बड़ा हिस्सा गिरा है, तो जाहिर सी बात है टनल में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर हुई होंगी। ऐसे में जो एनएच के अधिकारी है वो इस पूरी तरह से जांच कर रहे हैं कि टनल को कितना नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ये रास्ता फिलहाल अभी रोका गया है और इससे पहले भी बद्रीनाथ में पिछले अगर 36 घंटों की बात करें तो ये तीसरा बड़ा लैंडस्लाइड है। तो अब ऐसे में जो अधिकारी है, जो एनएच के अधिकारी है या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, वो इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि ऊपर और खतरा तो नहीं है या फिर इस टनल को कितना खतरा पहुंचा है। और हालांकि ट्रैफिक पहले से रोक दिया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इस पूरे इलाके में लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को यूज करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कई तरह के खतरे की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोशीमठ की, जहां पर जोगीधार के पास भी एक जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बड़ा नुकसान हुआ है, बंद करना पड़ा है। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों ओर से जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी कतार लग गई है, वहां पर लोग फंस गए। जोशीमठ के जोगीधार के समीप ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे पर जिस तरीके से एक बड़ी भारी भरकम चट्टान आके गिरी है, उसके चलते जो रास्ता है वो बाधित हुआ है। साथ ही यहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरी अभी फिलहाल बंद है। यहाँ पर पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें काफ़ी चढ़ाई करके जंगलों के रास्ते से अपनी यात्रा को करना पड़ रहा है। किशोर, ये जिस तरीके से दूसरा ये जो जोशीमठ के आसपास जो लैंडस्लाइड हुआ है, यात्रियों के लिए बहुत परेशानियां हैं और खास तौर से जो थोड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए इतनी चढ़ाई करना, क्योंकि रास्ता वहां पर ऐसा तो है नहीं कि बना हुआ रास्ता है जो जंगलों से निकल के लोग जा रहे हो। बिल्कुल, ये लैंडस्लाइड जो पाताल गंगा का भी लैंडस्लाइड आज हुआ है, इससे करीबन 36 घंटे पहले ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और एक पूरा पहाड़ का एक हिस्सा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जोड़ता है, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। और ऐसे में अभी फिलहाल जो बीआरओ के अधिकारी है और बीआरओ के कर्मचारी है, क्योंकि ये पूरी रोड बीआरओ के अंडर आती है यहाँ से, और बीआरओ इसको खोलने का प्रयास कर रहा है। डीएम ने जो जानकारी दी है उसमें लगभग ये शाम तक जानकारी आ रही है कि खुल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार चट्टानें खिसक रही है उससे हो सकता है कि इसको और समय लगे। फिलहाल यात्रियों की जो यात्री जा रखे हैं वहाँ पे, जिनकी अपनी वाहन है, वो वहीं पर अभी फिलहाल दूसरी तरफ उनको रोका गया है। जो पैदल यात्री है, जो सार्वजनिक गाड़ियों में आए, बसों में आए,
वो जरूर वहां से पैदल जरूर आ रहे हैं। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग वहां से लगातार आ रहे हैं। तो प्रशासन ने इस बात के लिए उनको बताया है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल ये रास्ता है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उनको कहा है कि आप रुक सकते हैं और ये जल्द ही मार्ग खोल दिया जाएगा। लेकिन लैंडस्लाइड जिस तरीके से हुआ है उसमें लंबा समय जरूर लगेगा, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ऐसे में बद्रीनाथ में यात्री अभी भी रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं एक तरह से। और जब तक ये मार्ग नहीं खुल पाएगा तो फिलहाल वो वहीं दूसरी तरफ रुके रहेंगे। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पे भी बारिश का जो कहर है वो बदस्तूर जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। गंगा नदी बदायूं में, राप्ती नदी बलरामपुर में और शारदा नदी लखीमपुर खीरी में जो है वो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर में, घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से आकाशीय बिजली और सांप के काटने के जो मामले हैं उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। पीलीभीत और श्रावस्ती में 2-2 और बलरामपुर, कन्नौज और प्रतापगढ़ में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश और बांधों के में छोड़े गए पानी की वजह से शारदा और देवा नदी जो है वो उफान पर है। नदी के किनारे बसे जो गांव हैं वो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड के बांधों से जो पानी छोड़े जाने की वजह से तराई के इलाकों में और जो कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाके की जो हवाई दौरे हैं वो करके यहां पर प्रशासन से बातचीत की। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के में भी जो हाल है बाढ़ की वजह से वो खराब हैं। राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके कारण लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी बहुत तेजी से जो बहाव है वहां पर काफी तेज है और प्रशासन ने स्थिति का जायजा जो है वो ले रहे हैं। लोग नाव की मदद से आने जाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में खेतों में बाढ़ का जो पानी है वो भर गया है। लोगों के घरों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मुरादाबाद में आए बाढ़ से प्रभावित करीब 20 गांव जो इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं। के शाहजहांपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है और नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। नेपाल में भारी बारिश और बिहार में भी मानसून की सक्रियता का असर नदियों पर दिख रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। दियारा इलाके में पूरी तरीके से डूब गया है। वहीं सरकार के मुताबिक वर्ष 2004 के बाद नेपाल में से जो पानी है वो रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। केंद्र जल आयोग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानदा और परमान जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं।
अब बात करते हैं असम की, जहां पर बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। जहां भी नज़र घुमाइए हर तरफ बर्बादी के मंजर नज़र आ रहे हैं। प्रदेश के कई ज़िलों में बाढ़ के कारण परेशानी लोगों को हो रही है। पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज़्यादा गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। 5.5 लाख लोग राहत शिविर में इस वक्त रहने पर मजबूर हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचाई है। 100 से ज़्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी रियासी जो इलाका है वहां पर चिनाब नदी के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के पास ना जाए। केरल के कन्नूर में भी भारी बारिश के कारण कई ज़िलों में तबाही मची हुई है, जहां कई लोगों को घरों में पानी भर गया है। वहीं लोग जो हैं कई सारे घर इसकी जद में आ गए हैं, टूट गए हैं, तबाह हो गए हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया गया था और अब मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको याद दिला दें, 3 दिन बाद ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया है। 24 वर्षीय इस व्यक्ति ने एक BMW कार से टक्कर मारकर एक महिला की उसमें मौत हो गई थी, ऐसा आरोप इस व्यक्ति पर लगा है। शिवसेना शिंदे के नेता का ये पुत्र होता है, इसके पिता के ऊपर भी पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई है। उन्हें अपनी जो पोजीशन है वहां से हटा दिया गया है। आज पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेशी के बाद ये बताया गया है कि इसको अब 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आज पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसको 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां से पूछताछ की जाएगी कहां छुपा था, क्यों छुपा था, क्योंकि आरोप ये भी है कि ये शराब के नशे में था। एक पब जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने शराब का सेवन किया था, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब के सेवन की इजाज़त नहीं है, उनको शराब नहीं बेची जा सकती, लेकिन इस पब ने इसको शराब बेची थी। इस वजह से उस पब पर भी कार्रवाई की गई है, उसका लाइसेंस सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो अनधिकृत उनका कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ दिया गया है। उसी सिलसिले में ये जो व्यक्ति है 24 वर्षीय मिहिर शाह, इसको पुलिस की हिरासत में 16 जुलाई तक भेज दिया गया है। सुनील मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, 16 जुलाई तक की हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक कई मोड़ इस मामले में आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, देखिए ये जैसे जैसे जानकारियां निकल रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सफलता थी और जो आरोप लग रहा था पुलिस पे कि वो ढूंढ क्यों नहीं पा रही है आरोपी को, तो 72 घंटे में उन्होंने आरोपी को खोज तो लिया, लेकिन आज उनके सामने बड़ी चुनौती थी पुलिस हिरासत लेने की, क्योंकि इसके पहले एक बुरा अनुभव पुलिस का हुआ था कि यहाँ की कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को तुरंत जो है कि उसी दिन जेसी करके जमानत दे दी थी, क्योंकि वो मौके पे मौजूद नहीं थे। लेकिन मिहिर शाह तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो खुद उस समय गाड़ी चला रहा था और उसके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप है कि किस तरह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक उसने उस महिला को घसीटा है सड़क पे और बाद में उसको गाड़ी रोककर बम्पर से हटाने के अलग करने के बाद उन्होंने फिर सीट बदली है, यानी कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और रिवर्स लेने के बाद फिर महिला के ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए लेकर भागे हैं और उसके बाद भी वो भाग गया, रुका नहीं। यानी इसमें पुलिस की मदद करनी तो छोड़िए, जो पीड़ित थी उसकी पीड़िता की मदद करनी तो छोड़िए, ऊपर से वो भाग गया था। तो इस लिहाज से बहुत कुछ पुलिस को अभी जानकारी इकट्ठा करनी है, इसलिए पुलिस का कहना था कि आरोपी एक तो भाग गया था,
गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसने वो तोड़कर उसे छुपाने की कोशिश की थी। वो जहाँ छुपा हुआ था, पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल कटा लिए थे, दाढ़ी कटा ली थी। तो इन सब चीज़ों में किसने उसकी मदद की थी, ये सब जानकारी उनको इकट्ठा करनी है। और साथ में ही पूरा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी उन्हें बनाना है जहाँ जहाँ पर वो गया था। और तो ये पूरी जो सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी थी पुलिस हिरासत। तो हालांकि बचाव पक्ष ने विरोध किया, उनके कहा कि सब कुछ CCTV मौजूद है उनके पास, पुलिस के पास जो सीक्वेंस है लगभग वो भी एक तरह से मिल चुका है। आरोपी को जो घटनास्थल था वहाँ पर ले जाया जा चुका है, तो और ब्लड सैंपल भी उसका लिया जा चुका है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है पुलिस हिरासत की। लेकिन जज ने सरकारी पक्ष की दलील को माना। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पुलिस हिरासत की मांग की थी, तो 6 दिन की यानी कि 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत दे दी है। अब पुलिस के पास काफ़ी दिन है इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की। मामला देखिए हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है। एक जो सवाल बार बार उठ रहा था वो ये कि चूँकि आरोपी फरार है और वो 72 घंटे बाद मिल रहा है, तो अब उसकी जब ब्लड की जांच की जाएगी तो उसमें खून का ब्लड सैंपल में शराब की अंश अगर नहीं मिलेंगे तो मामला कमज़ोर हो सकता है। लेकिन पुलिस की यहाँ पर दलील है कि उनकी जो केस है वो हिट एंड रन की केस है, जो कल्पेबल होमिसाइड के तहत है। नया जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी 105 की धारा के तहत, जो इसमें ड्रंकन ड्राइव की केस उनकी नहीं है। और ऐसे में आदमी अगर अपने होशोहवास में रहता है और होशोहवास में रहते हुए उसे इस बात का पता चल रहा है कि 1.5 किलोमीटर तक अगर किसी महिला को वो घसीट रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी मौत हो जाएगी। यानी मामला बहुत ही संगीन है और वो जान रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी, उसके बावजूद उसने उस कृत्य को किया है। तो ये केस उनका बनता है, यहाँ पर प्रूफ होता है। और उस केस को बनाने के लिए जितने भी सबूत चाहिए ज़रूरी, वो सभी लगभग उनके पास हैं। और उन्हीं सबूतों की कड़ियों को और जोड़कर मजबूत बनाना है ताकि आगे चल के केस जो है ये अदालत में टिके ही नहीं बल्कि सजा दिलाने में भी वो कामयाब रहे। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज का। अडानी पोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में एक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, जिसमें मुद्रा में अडानी पोर्ट की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने जमीन वापसी का आदेश दिया था। यह मामला नवीनलगांव में 108 हेक्टेयर जमीन का है। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये पूरा जरा मामला थोड़ा विस्तार समझाइए, किस तरीके से आज बड़ी राहत अडानी ग्रुप को मिली है और कोर्ट ने इस पे क्या क्या कहा है? जी देखिए, ये कच्छ के मामला है, मुंद्रा पोर्ट ये है। 108 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो अडानी पोर्ट को दी गई थी 2005 में। इसके बाद PIL डाली गई हाई कोर्ट के भीतर, कहा गया कि लोकल लोगों की ज़मीन हड़पी जा रही है, इस तरीके से इसको रोक लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार जो है ज़मीन वापस ले ले, लेकिन इस मामले में अडानी पोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जस्टिस BR गवई की बेंच थी, उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को स्टे कर दिया है, यानी रोक लगा दी है, ज़मीन वापस नहीं होगी। और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा है। तो गुजरात सरकार अब अपना जवाब दाखिल करेगी। यहाँ पर अडानी पोर्ट का ये कहना था कि 2005 में ये ज़मीन दी गई थी SEZ के लिए, और ऐसे में इतने साल बाद इस तरीके से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही नहीं था, उसमें त्रुटियां थी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब उसका परीक्षण करेगा। फिलहाल बड़ी राहत है अडानी पोर्ट के लिए, और गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में कुछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब घोटाले में से जुड़ी चार्जशीट में 38 आरोपी हैं, जिसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा गया है। 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल को किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया है। गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है कि कविता के PA ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए पहुंचाए, ऐसा आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स भी
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच की हैं। चैट में साफ है कि विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे रिश्ते हैं। चार्जशीट में हवाला देते हुए नोटों की कॉपी लगाई गई है। विनोद के मोबाइल से हवाला नोट नंबर की कॉपी का स्क्रीनशॉट भी मिला है। स्क्रीनशॉट से साफ है कि हवाला के जरिए दिल्ली से गोवा पैसा ट्रांसफर किया गया था। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, काफी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं, और क्या क्या अहम जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट में दी है? देखिए, जो ईडी की चार्जशीट है वो करीब 232 पेज की है, जिसमें कुल 38 आरोपी हैं। अरविंद केजरीवाल आरोपी नंबर 37 है और आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। ये पहला मौका है जब ईडी ने किसी राजनीतिक पार्टी को पीएमएलए कानून के तहत आरोपी बना लिया है। इसका मतलब ये होता है कि ईडी चाहे तो आम आदमी पार्टी के बैंक खाते और उनकी जो संपत्तियां हैं उनको अटैच कर सकता है। एक्यूज बनाने के पास ये ईडी के पास पावर आ गया है कि वो इन संपत्तियों को अटैच कर सकता है। वहीं चार्जशीट में कई बड़ी बातें ईडी ने कही हैं। सबसे अहम बात यह कि ईडी ने कहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, किंगपिन हैं और एक बड़े साजिश करता हैं। जो दिल्ली की शराब पॉलिसी बनी थी उसके पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का था, और जिस तरह से साउथ की लिकर लॉबी से पैसे आए थे, करीब 100 करोड़ रुपए आया था, उसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। और पैसा किसको वहाँ पर गया है, कैसे गया है, उन तमाम जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो हवाला कारोबारी हैं, उसका पूरा मनी ट्रेल ईडी ने सबूत के तौर पर अपनी चार्जशीट में दिया है। ईडी ने चार्जशीट में ये भी कहा है कि इस मामले में जो एक आरोपी विनोद चौहान जो गिरफ्तार किया गया है, विनोद चौहान से अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर बात कर रहे थे, और कुछ व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी ईडी ने चार्जशीट में शामिल किए हैं, लगाए हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि अरविंद केजरीवाल विनोद चौहान से सीधे तौर पर बात कर रहे थे। विनोद चौहान वही शख्स है जिसके जरिए के कविता ने अभिषेक बोनपल्ली के जरिए विनोद चौहान को 25 करोड़ रुपए भिजवाए थे, और फिर ये पैसा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र किया गया और जो गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो विनोद चौहान का जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसका डिटेल भी, पूरी मनी ट्रेल ईडी ने अपनी चार्जशीट में दी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि विनोद चौहान के मोबाइल से कई हवाला के जो रुपए हैं, जो टोकन होता है हवाला के, वो टोकन बरामद हुए हैं, और उन टोकन से ये मालूम चलता है कि कैसे हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसा पहुंचाया गया, और ये सारा पैसा साउथ की लिकर लॉबी से आ रहा था। और शराब पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह से बनाया जिससे कि साउथ की लिकर लॉबी को फायदा हुआ, और बदले में जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने कमीशन के तौर पर 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। तो ये तमाम बातें जो है वो ईडी ने अपनी चार्जशीट में कही हैं, और ये कहा है कि चूंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, पैसा गया है आम आदमी पार्टी को, इसलिए आम आदमी पार्टी पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत जो आम आदमी पार्टी है उसको भी आरोपी बना लिया गया है, क्योंकि पैसा आम आदमी पार्टी को गया है, और ये वो पैसा है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि अपराध की आय से कमाया हुआ पैसा है, और जिसका फायदा सीधा आम आदमी पार्टी को हुआ है। और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके ये सारा पैसा आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। तो दोनों को आरोपी बना लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई हिट एंड रन केस की एक बार फिर से, जहां पर मुख्य आरोपी मिहिर शाह को अब 16 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। मिहिर शाह ने एक्सीडेंट से पहले जुहू के जिस बार में पार्टी की थी उस पर भी कार्रवाई की गई है। अब कहा जा रहा है कि इस बार का एक हिस्सा अवैध था, जिसको आज तोड़ा गया। प्रशासन ने यहां पर एक पूरा दस्ता भेजकर यहां पे कार्रवाई की। जल्द ही कार्रवाई शुरू की गई और उसके बाद इसको यहां तोड़ा गया। साथ ही साथ आपको याद दिला दें, क्योंकि मिहिर शाह 24 वर्ष का बताया जा रहा है और यहां पर उसने कथित तौर पर शराब का सेवन किया था। इस वजह से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने मिहिर शाह को शराब परोसने के आरोप में इस बार का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। वर्ली हिट एंड रन मामले में अब एक और जहां मिहिर शाह को विरार से गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी ओर
जिस बार में मिहिर अपने 4 दोस्तों के साथ जाकर घटना के एक रात पहले 16,000 का बिल बनाता है और हार्ड लिकर का सेवन करता है, उस पर कई प्रकार के अवैध काम चल रहे थे और साथ ही कई सारे इरेगुलरिटीज यहाँ पर जो राज्य एक्साइज डिपार्टमेंट है उनके द्वारा पाए गए थे, जिसके बाद से जब घटना में और पूरे मामले में इस बार का मोड़ सामने आया, जो अवैध निर्माण किया गया है, जितना जो स्पेस अलॉट किया गया था उस स्पेस से कई ज़्यादा जो है इस समय यहाँ पर निर्माण करने के चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएमसी द्वारा कार्रवाई कर ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कुछ यहाँ पर अवैध था उसे तोड़ दिया जाए। मिहिर शाह जिस रात यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था उसे यहाँ पर साथ ही किन किन पदार्थों का जो है उसे सेवन कराया गया और साथ ही बिना उसकी उम्र जाने, उसके साथ मौजूद उन दोस्तों की उम्र जाने उसे आखिरकार शराब कैसे दी गई, इसको लेकर भी कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते एक और बीएमसी वही दूसरी और अब क्राइम ब्रांच को सौंपी गई वर्ली हिट एंड रन केस में यह इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम ऐसे एंगल्स को खंगाल कर ये समझा जाए कि आखिर किन तथ्यों पर जो है 25 वर्ष से कम के लोगों को एक और जहां पदार्थ ऐसे तमाम जो नशीली पदार्थ है वो देना मनाही है, जिसके बावजूद यहाँ पर उसे वो उन तमाम कह लीजिए नशीली पदार्थों को जो है उसे दिया गया, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में अगर आपको दिखाएं से बार्स और पब द्वारा जो है ऐसे एक्सटेंशंस किए जाते हैं और खासतौर पर जुहू एक ऐसा पॉश इलाका जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं और ऐसे में इस दीवार को जो आप देख रहे हैं इसे भी अवैध बताया जा रहा है, जिसके चलते एक और जहाँ कुछ बीएमसी के अधिकारी ऊपर मौजूद है इस पब के अंदर वाइस ग्लोबल तपास बार के अंदर, वही कुछ बाहर रहकर बुलडोजर से तमाम इन स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई कर ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण को अब यहाँ से रखा ना जाए, उसे हटा दिया जाए, ताकि किसी ना सिर्फ यहाँ इस बार में बल्कि तमाम जो ऐसे बार्स है जहाँ पर इस प्रकार की अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें भी अब बीएमसी द्वारा तोड़ा जाएगा। नाबालिगों द्वारा, छोटे कम वर्ष के बच्चों द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते हैं, उसके बाद ही बीएमसी जागती है और ऐसे आकर इन बार्स पर कार्रवाई करती है, इन्हें तोड़ती है। और हालांकि इन पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये बड़ा सवाल है। जुहू से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं लगातार इस मामले पर सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी है उसके पिता शिवसेना शिंदे के पदाधिकारी थे। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के सारे पदों से हटा दिया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार है, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहाँ पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। वहीं सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुकदमे को सुनवाई योग्य बताया है। सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई की कार्रवाई का जो मामला है उस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। कानूनी गुण दोष के आधार पर आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में सहमति वापस ले ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि ऐसे में क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। वहीं प्रतिवादी ना बनाने की केंद्र की जो दलील है उसे खारिज कर दिया गया है। सीबीआई पर केंद्र का प्रशासनिक अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस मामले में संवाद पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है। तो ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज वो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में
बीजेपी का बीएस में वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। पति पर भरण पोषण के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं मुस्लिम महिलाएं। दंड प्रक्रिया की धारा 125 के तहत ये अर्जी दी जा सकती है। बिना धार्मिक भेदभाव के सभी महिलाओं पर लागू होती है और साथ ही साथ गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचानने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेमर के साथ मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। 41 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में देश का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थी। वार्ता के बाद साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांसलर नेमर के साथ उनकी विश्व में चल रहे विवादों, चाहे वो यूक्रेन का संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आज मेरे और चांसलर नेमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। और अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आप जो QR कोड इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसको स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब NTV को भेज सकते हैं। आज का सवाल है कि क्या चीन के खिलाफ भारत को मिलेगा रूस का साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रूस के दौरे से वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या भारत और चीन के जो रिश्ते इस वक्त हैं उसमें रूस का साथ भारत को मिलेगा? इस पे हाँ या ना में आप जवाब QR कैन को स्कोर करके हमें दे सकते हैं। नासिक से एक खबर आ रही है जहां पर फिर से एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नासिक के गंगापुर रोड पर यह हादसा हुआ जिसमें 16 वर्षीय महिला की दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। दुर्घटना CCTV कैमरे पर कैद हुई है। दर्दनाक ये दुर्घटना CCTV कैमरे पर दिखाई पड़ती है। गंगापुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है
और चालक की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में नहीं में किसी भी तरीके से अभी जो हिट एंड रन के जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं और ये एक चिंता का विषय सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी एक खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस एक दूध के कंटेनर से टकरा गई और इसमें हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। हादसे में मारे गए लोगों में से 14 पुरुष और 3 महिलाएं हैं और साथ ही साथ एक बच्चा भी शामिल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ जब दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मारी। पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में मदद की। आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत काम में तेजी लाने को कहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। लगभग 18 लोग डेथ हुई है, 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है और बस के इस खिलाफ जो है एक FIR भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे ARTO साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौसम की मार की वजह से आम आदमी की थाली का भी बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, वहीं फल भी अब महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सब्जियों को नुकसान हुआ है और महंगाई की वजह से जो बाज़ार में जो सप्लाई है वो कम हो रही है और इसकी वजह से आम आदमी को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। आपको ओखला मंडी का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल। बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन अब एक नई आफत आ खड़ी हुई है और वो है महंगाई की। सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छूने लगे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में ये जानने के लिए कि आखिर सब्जियों के दाम कितने महंगे हुए हैं और पहले से अभी कितना का फर्क आ गया है। भैया बताइए, आलू के दाम में कितना फर्क आया? और आलू के दाम में सर आधे का फर्क है पूरा। पहले 15-20, 10-15 रुपये किलो था, आज 35-40 रुपये किलो अच्छा आलू। 25 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक आलू है। मेरे पास 4 वैरायटी हैं। लाल पहाड़ी है, लाल गुलाब है, सूर्य पहाड़ी है, सादा एक हाइब्रिड। जो मंदा आलू 25 रुपये किलो का और जो महंगा आलू 40 रुपये किलो का है। ये महंगाई क्यों है आलू? ये महंगाई है भाई, बाहर भीतर पानी हो रही है, चारों तरफ बारिश हो रही है, माल आ नहीं रहे, इस वजह से महंगाई है। मौसम साफ हो जाए फिर अपने भाव में आ जाएगा। यानी कि जो आलू के जो विक्रेता है उनका मानना है कि जो बारिश हुई है लगातार उसकी वजह से भी जो है वो आलू के दाम जो है वो बढ़ गए हैं और जो तमाम जो अभी पहले के मुकाबले जो है आलू के दामों में मतलब 10 से 15 रुपए तक की जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। अभी हम अब देखेंगे प्याज के दामों का भी बात करते हैं। भैया आप ये बताइए, आप प्याज के दामों का भी क्या हाल है? और प्याज इस टाइम है तो वो 70 का रेट है, 35 रुपये से लेके 40 रुपये तक है। पहले कितना था? पहले ऐसा चल रहा था 22 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। अब ऐसा ना जैसे माल के ऊपर होता है, इस टाइम सीजन का सीजन होता है। अभी दूसरे सीजन की चल रही है प्याज। अब इसकी हो रही है पैदावारी कम। वो प्याज कुंटलों के हिसाब से, टन के हिसाब से सड़ चुकी थी। अब इसलिए इसकी जो माल हो गया कम, लोग हैं खाने वाले ज़्यादा। इसमें कमी किसी की नहीं है, ना सरकार की कमी है और ना जनता की कमी है, ये तो कुदरत की तरफ से। आपके पास टमाटर भी, आप जरा टमाटर का भी हाल बताइए कि टमाटर का क्या रेट है और कैसे? टमाटर चल रहा है 70 रुपये किलो। हाँ। तो टमाटर का भी यही है। टमाटर जो कुछ सड़ गया, जो गर्मी जितनी पड़ रही थी वो सड़ गया। अभी दूसरी उसका जगहों का आ रहा है, उसका भाड़ा भी देखो, टैक्स भी लग रहा है, डबल टैक्स है। तो इस हिसाब से वो हर आदमी 1-2 रुपये की नहीं सोचता है,
भाई जो पेट की नहीं आदमी, अभी चैन है, एक किस्म की चैन चलती है। तो जो इतनी महंगाई बढ़ गई, क्या उससे मांग में कमी आ रही है? हम माल भी तो कम आया ना, माल भी तो नहीं आ रहा। जब आती थी 10 गाड़ी, अब आ रही है 2 गाड़ी एक आदमी के पास, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए महंगाई है। और जब माल ज़्यादा आएगा तो अपना भी खुद सस्ता हो जाएगा। यानी कि टमाटर तो जो लाल हो ही रखा है, लेकिन साथ ही साथ आलू और प्याज जो भी हैं वो भी जो है आम जनता को जो आंखें दिखा रही है। और इससे क्या हुआ है कि जो आम आदमी का जो जायका है वो उसका स्वाद कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया।